मैं एक चीज़ और भी समझना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक ज़माना था कई दशकों पहले जब लोगों के पूरे पूरे गांव, पूरे पूरे शहर में 1 और 2 कैंसर के पेशेंट आते थे। फिर दशक आगे बढ़े, 2-4 घरों के बीच में एक पेशेंट आना है। आज मैं बता सकता हूँ जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, सबके घर में या रिलेटिव्स में एक कैंसर का पेशेंट होगा। ये कैंसर के इतने मामले बढ़ क्यों रहे हैं? एक्चुअल में कैंसर बाजार में बिक रहा है और आप उसको खरीद के ला रहे हो। जैसे आप किसी भी स्टोर में जाओ, जी। वहां पे जो भी शेल्फ पे पड़ा है सामान, जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी है, वो हमारी सेल्फ लाइफ घटा रहा है। सुबह उठते ही आप टूथपेस्ट करते हो, जी। टूथपेस्ट में SLS है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, ओके। बहुत बड़ा कैंसर कारक है। SMS मोनोसल्फेट, वो भी कैंसर कारक है। ऐसे कई तरह के केमिकल कैंसर पैदा कर रहे हैं। फिर ये मिल क्यों रही हैं? सर ये तो पब्लिक को खरीदना ही नहीं चाहिए ना। मुझे एक बात बताओ, आप अपने घर पे मम्मी के हाथ में बिस्कुट बनाओ, ठीक है। बिस्किट बनाओ गुड़ के साथ और उसको रख दो, 5-7 दिन में उस पर फंगस लगनी शुरू हो जाएगी। और यही एक बिस्किट का पैकेट ले आओ बाजार से, उसका बिस्किट रख दो, वो महीने 2 महीने खराब नहीं होगा। उसमें कितना हैवी प्रेजर्वेटिव डाला हुआ है। अच्छा, अब एक आपके घर में कोई गेस्ट आया जी। और जूस वाले डब्बे ले आया, जूस के डब्बे ले आया जी। क्या उसमें असली जूस है? नहीं, वो आर्टिफिशियल है। कितना खतरनाक है मालूम आपको, कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा। मैंने एक बार एक पहले वीडियो, भारती के साथ मेरा एक पॉडकास्ट हुआ है जी। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी और हमें नोटिस भी आए थे, बट मैं फिर बोल देता हूँ, अब मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। एक्चुअल में क्या हुआ था, नोटिस इसलिए आए थे कि ब्रांड नेम ले दिया था किसी ने ब्रांड का नाम मैंने लिया, वो फोटो लगा दी थी उन्होंने। ओके। तो आप फोटो ब्लर करके लगा देना, जी। ब्रांड को पता लग जाएगा, लेकिन ब्लर होगी तो कोई नोटिस ठीक नहीं है। आएगा। जैसे बाजार से आप लीची का डिब्बा लाए, तो जब बाजार में लीची मिलती है तो 100 रुपए किलो से कम नहीं मिलती, ठीक है। होलसेल में मान लेते हैं 70 रुपए की है। लीची कितना मोटा गिट्टक होता है, गिट्टक कितनी मोटी होती है बस। और कितना बड़ा छिलक होता है। बिल्कुल। तो 1 किलो लीची का जूस निकालते हैं ना तो 100 ग्राम निकलता है। तो अगर 1 लीटर जूस निकालना है हमें, तो हमें 9 किलो लीची चाहिए, क्योंकि 900 कुछ ग्राम का 1 लीटर होता है। बिल्कुल। तो 9 किलो लीची कितने की होगी? 70 नुआ 630 रुपए की। बिल्कुल। मान लो 10 रुपए गिट्टा कटाने का, छिल्ला कटाने का खर्चा आया, जी। 10 रुपए जूस निकालने का खर्चा आया, ठीक है। 10 रुपए जिसने जूस निकाला उसका खर्चा आया, तो 660 हो गए। बिल्कुल। 10 रुपए का डिब्बा भी है, 670 हो गए। बिपाशा बसु ने डब्बा पकड़ा, 690 हो गए। और जिसने GST भी है इसमें, और जिसने जूस डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, फिर डीलर को, रिटेलर को बेचा, कोई 30-40 रुपए मार्जिन भी है, तो 750 का जूस का डिब्बा पड़ रहा है। बिल्कुल। आपको बाजार में 100 रुपए का कैसे मिल रहा है? और कंपनी कमा भी रही है। तो वो जूस नहीं है सर, वो जहर है। और बाजार में जहर बिक रहा है, भी है। बाजार में कैंसर बिक रहा है और आप खरीद रहे हो। ये जो घरों में टोमेटो केचप के तौर पे यूज होता है कि भाई टमाटर की चटनी है, वो सर टमाटर की चटनी नहीं है, वो टमाटर के रंग की चटनी। ऐसे बोलो कि टमाटर का रंग केमिकल वाले रंग की चटनी है वो। बहुत सारी जगहों पर अगर मैं देखूं, प्रिजर्वेटिव आपका आपने जिक्र किया कि प्रिजर्वेटिव एक बहुत बड़ी वजह है किसी भी कैंसर के शरीर में पैदा होने की। और ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ भी सकते हैं जब हम देखते हैं अपने बीते दौरों की तरफ। एक ज़माने में शेल्फ लाइफ वाली चीज़ें नहीं यूज़ की जाती थी, आज की जाती हैं, तो उस हिसाब से मार्केट में बीमारियां भी बदली हैं। अच्छा, इनफर्टिलिटी पे मैं थोड़ी बात करता हूँ आपसे। इनफर्टिलिटी भी एक बहुत बड़ा आजकल है कि मैरिड कपल है, 30-35 की उम्र में शादी हो रही है और इनफर्टिलिटी वहां पर है, फिर IVF की तरफ वो लोग जाते हैं। IVF से बचने का तरीका है? सर पहले तो ये समझो इनफर्टिलिटी हो क्यों रही है। हमारी बॉडी ना जीन से बनी हुई है जी। हमारी बॉडी में लगभग 4000 तरह के जीन ऐसे होते हैं जी। जो मौसम के साथ अपने आप को बदलाव करते हैं। ठीक है। जो बाहर अगर सर्दी है, गर्मी है, दिन है या रात है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलते हैं। अब हम यहाँ बैठे हैं, रात को 11 बज गए मान लो जी, तो जीन को तो दिन ही लग रहा है ना। बिल्कुल। तो जो रात को जागने वाले जीन थे वो जाग ही नहीं रहे, जो दिन में सोने वाले जीन थे वो नहीं सही ढंग से काम करेंगे। इसके अलावा मुझे ये बताओ कि जो बारिश वाले जीन थे, अब आप कमरे के अंदर बैठे हो, बारिश में भीगे ही नहीं, तो वो जीन बदल रहे हैं। जैसे केला है जी, केले का 60% जीन हमसे मैच करता है। अच्छा। और इसके अलावा अगर बात करूं तो मैं, जो गाय भैंस है इसका लगभग 80% जीन हमसे मैच करता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं चिंपैंजी, बंदर, गुरिल्ला, जो ये प्रजाति है बारबोस, इनकी हमारे से 99 to 98% मैचिंग होती है। हर एक खाने पीने की जीन हमारे से मैच करता है। अब केला है,
आप याद करो 15-20 साल पहले केले में बीज आया करता था, काले रंग का। बिल्कुल। आजकल बिना बीज का केला आता है और हम वही खा रहे हैं। बिल्कुल। मान लो उसके जीन ने हमारा जीन रिप्लेस कर दिया, तो हमारे बीज का क्या हुआ? इसीलिए इनफर्टिलिटी। हमारे शुक्राणु की ताकत कम हो गई, हमारे अंडाणु की ताकत कम हो गई। ऐसे ही मान लो आप आम खा रहे हो जी। आज से 20-25 साल पहले आम की गुठली बड़ी होती थी, थोड़ी गूदा कम होता था। कम होता था। अब जो आम आ रहे हैं उसमें गुठली छोटी है और गूदा ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल। अब आप वो आम खा रहे हो तो आपकी गुठली छोटी होगी, आपका बीज छोटा कर दिया उसने। तो आप खा क्या रहे हो? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड भी एक बहुत बड़ी बीमारी है इनफर्टिलिटी के पीछे। अब आप मार्केट में कॉर्न्स खा रहे हो, कॉर्न्स जो मॉल में कॉर्न्स मिलते हैं, स्वीट कॉर्न्स हर जगह मिल स्वीट जाते हैं। कॉर्न्स, वो नेचुरल कॉर्न नहीं है, वो जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अच्छा अगर आप मार्केट से वैसे पुरानी देसी मक्की खरीदोगे, भारतीय मक्की, जी। उसके दाने बड़े छोटे होते हैं, नीचे छोटे फिर बड़े फिर बड़े फिर बड़े। लेकिन जो बाजार से कॉर्न्स ले रहे हो आप जी, उनमें मोस्टली दाना सेम साइज का होता है। सारे जो उसको आते हैं अमेरिकन कॉर्न्स बोलते हैं। बिल्कुल फ्रोजन आते हैं अब आजकल। अमेरिकन कॉर्न्स अमेरिकन वालों के लिए ना, प्लस जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हमारे लिए अच्छा कैसा होगा? जैसे टमाटर है, आप टमाटर को बीच में से काटो जी। तो सारा अलग अलग संरचना बनी हुई है। लेकिन आजकल एक टमाटर आ रहा है जेनेटिकली उसमें क्रॉस बना हुआ सीधा ही, उसको जीएम कर दिया। ऐसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें हमें बर्बाद कर रही हैं, हमारे जीन चेंज कर रही हैं, हमारी बॉडी को अंदर से कमजोर कर रही हैं। और हमारे यहाँ अब तक पिछले 7 महीने पहले हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था और 11 महीने पहले हमने प्रेगनेंसी का प्रोजेक्ट शुरू किया था। अभी पिछले 1 महीने में ही मेरे घर पे शायद 9 या 10 टोकरियां आई हैं, जिनके किसी के 5 साल बाद, किसी के 2 साल बाद, किसी के 11 साल बाद बच्चा हुआ। और उसमें जो 9 टोकरियां आई हैं उसमें 7 का आईवीएफ फेल हो चुका था, उसके बाद हमारे यहाँ प्रेगनेंसी हुई। तो हमारे यहाँ पूरी टीम है, एक डॉक्टर गीतिका है हमारे यहाँ, डॉक्टर मिताली हैं, वो टीम यही काम करती है। इनफर्टिलिटी, बीज शुद्धि, गर्भ शुद्धि, गर्भ धारण, गर्भ संस्कार और बाल संस्कार, ये 6 प्रोजेक्ट है उनके पास और इन 6 में बड़े अच्छे सक्सेस रेट हैं। और मैं बड़ी जल्दी भारत में एक हॉस्पिटल खोलने की प्लानिंग कर रहा हूँ जी। प्राकृतिक प्रसव मिशन। अच्छा। यहाँ बच्चे भी नेचुरल पैदा होंगे, डिजाइनर बेबी पैदा होंगे, अपनी मर्जी के बच्चे पैदा होंगे। अच्छा, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ बच्चे पैदा होंगे। जैसे पहले क्या होता था, बच्चे प्लानिंग से पैदा होते थे। जैसे हमारे जो माँ बाप थे जी, उनकी शादी की तारीख निकाली जाती थी ग्रहों की दशा देखकर, जन्म पत्री देखकर ग्रह की तारीख निकाली जाती थी। और फिर शादी से 90 दिन पहले, आज से लगभग 100-150 साल पहले तक, जो पुरुष होता था उसको वीर्य रक्षा की ट्रेनिंग मिलती थी, वीर्य सुदृढ़ता की। अच्छा। और महिलाओं को 3 महीने पहले अंडाणु सुरक्षा के लिए कुछ डाइट दी जाती थी, हल्दी चंदन के लेपों से नहलाया जाता था, गुलाब के पानी से नहलाया जाता था। तो उससे वो वीर्य, पुरुष के वीर्य और महिला के अंडाणु की जी, वृद्धि सुनिश्चित करते थे। और फिर बच्चा भी सॉलिड पैदा होता था, स्ट्रांग, बढ़िया जवान जी, बढ़िया सुंदर, सुशील और बुद्धिमान। आजकल क्या होता है, किस दिन भी रात को दारू पी के आए, पार्टी पुल्टी करी हुई है, प्लानिंग है नहीं और बच्चे प्रेगनेंसी हो गई जी, कॉन्डोम लगाना भूल गए थे जी, प्रिकॉशन नहीं ली और बोलो जी हो गया जी। फिर मियाँ भी सलाह करते हैं चलो रख ही लेने यहाँ। अब जो बच्चा बिना प्लानिंग से कोई भी स्पर्म से आ गया जी, मानता वो शक्तिशाली स्पर्म ही है, उस टाइम के सारे स्पर्म में शक्तिशाली है और उसने निषेचित किया तभी अंडाणु में, तभी आपका गर्भ धारण हुआ। लेकिन अगर आपने 90 दिन पहले या एटलीस्ट 3 हफ्ते पहले उस अंडाणु और उस शुक्राणु को पोषण दिया होता तो सोचो कितना सॉलिड बच्चा पैदा होता, स्ट्रांग बच्चा पैदा होता और वो बच्चा बीमार भी ना पड़ता। अभी क्या हो रहा है, जो आईवीएफ के बच्चे हैं जी, ये ज्यादातर ऑटिस्टिक हो रहे हैं आजकल। हर 10 में से 2 बच्चे ऑटिस्टिक हैं। बिल्कुल, ऑटिज्म एक बहुत तेजी से बढ़ने वाली सर आईवीएफ वाले बच्चों में ज्यादा है ना, क्योंकि वो बाहर निषेचित हो रहे हैं, उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, उनको वो बीज दूषित हो रहा है ना। तो कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो आप आयुर्वेद में ट्राई करो। पहली बात तो आपको आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर किसी का आईवीएफ फेल भी हो चुका है जी, तो 10 में से 7 या 8 को हम उसकी मदद करेंगे। और एक और बात, डॉक्टर गीतिका और डॉक्टर मिताली की टीम से कांटेक्ट कर लो। और एक और बात, अगर आपको आईवीएफ कराना भी है तो साथ में आयुर्वेद की हेल्प ले लो ना, ताकि जो आईवीएफ के इंजेक्शन लगते हैं उनके साइड इफेक्ट ना आए। बहुत सारी लड़कियों और लेडीज से मिल चुका हूं
जिनके बच्चे आईवीएफ से पैदा हुए और उसके बाद उनका सर्विक्स कैंसर हो गया, यूट्रस कैंसर हो गया, ओवरी कैंसर हो गया, वजाइना के मुंह का कैंसर हो गया, अब क्या करोगे? तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, शरीर से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करना गलत होता है। नेचुरल शरीर, भगवान का बनाया हुआ शरीर स्वस्थ होना जानता है, लेकिन छेड़ाखानी के बाद ये बिदक जाता है, बिगड़ जाता है। अच्छा, लोगों के जो लोग सुन रहे होंगे और जो इससे कनेक्ट कर रहे होंगे, उनमें से किसी एक का सवाल ये भी हो सकता है कि क्या ये हमारे आयुर्वेदा हमारे मामले में सपोर्ट कर पाएगा? यानी कि मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा भी केस है या ऐसी भी कंडीशन है जिसमें आयुर्वेदा सपोर्ट ना कर पाए और कहे कि ठीक है आईवीएफ ही करा सकते हैं आप या सैरोगेट कर सकते हैं? अगर एएमएच लो है या आपको आयुर्वेद भी नहीं कंसीव करा पा रहा, तो आप आईवीएफ की हेल्प लो ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा, कितने परसेंट केसेस ऐसे होते होंगे? मुश्किल से मेरे हिसाब से 1-आधा%, ओके, जिसको हम खुद बोलेंगे कि आईवीएफ में चले जाओ। लेकिन मैं बोलूंगा आईवीएफ के साथ भी आयुर्वेद का सहारा लो, पंचकर्मा कराओ, उत्तरवस्ती कराओ। क्या होता है पंचकर्मा? कैसे ये बॉडी को फायदा करता है? देखो, मैं आपको एक वीडियो चाहूंगा यहाँ लगा दीजिए तो आप बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, ये डॉक्टर नरेश त्रेहन का वीडियो है। अच्छा, जो कि मेदांता हॉस्पिटल के मालिक हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा ना पंचकर्मा तो लोगों को लगेगा ये तो अपने ही है, अपना एलोपैथी वाला बोल रहा है पंचकर्मा के लिए। तो एक बार वीडियो देख लेते हैं। एलोपैथी में या तो दवाइयाँ देते हैं या टॉक्सिन्स देते हैं, जैसे ये पॉइजन्स हैं, एंटीबायोटिक भी है, कीमोथेरेपी भी है, ये सब पॉइजन्स हैं जो बॉडी को देते हैं डिजीज़ को मारने के लिए। उसके साथ साथ हम बॉडी का भी नुकसान करते हैं। दूसरा है, हम सर्जरी करते हैं कि अगर जो कोई चीज़ गुमराह हो गई, जैसे कैंसर बन गया, तो उसको काट के निकाल दो, वो भी ट्रॉमेटिक है। ठीक है, तो हम करते हैं कि बॉडी को कोई ध्यान नहीं है, हम बाहर से आपको ट्रीट कर देंगे। मैं तो एक पूरा कमिटेड हूँ आयुर्वेदा को। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो कहती है मैं बॉडी को स्ट्रेंथन करेंगे टू फाइट द डिजीज। तो देखा आपने डॉक्टर नरेश त्रेहन ने क्या बोला कि अगर आपको लंबा जीना है, स्वस्थ रहना है, मौत को हराना है, तो पंचकर्मा साल में एक बार सबको कराना चाहिए। इसको बोलते हैं बॉडी की सर्विस, शरीर की सर्विस। पंचकर्मा में क्या होता है, हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं जिससे हम पूरी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। तो वमन करके हम पूरा ऊपर का ट्रैक उल्टी करा के सारी ऊपर की सफाई कर देते हैं। ठीक है, पौटिया लगा के सारा छोटी आंत बड़ी आंत को साफ कर देते हैं। पसीने के द्वारा हम सारे शरीर के कोष्ठों से टॉक्सिन निकाल लेते हैं। तो आँखों से अक्षितर्पण, कानों से कर्णपुरन, नाक से नस्यम, शिरोधारा से दिमाग के रोगों की सफाई, पूरी बॉडी की सफाई हो जाती है। और कांसे से हम पैरों के नीचे से मल निकाल लेते हैं। जैसे आपने एक थेरेपी सुनी होगी, करेला नीम थेरेपी। हाँ, आजकल बहुत वायरल है, मैंने देखा वो परात में करेला नीम डाल के। इंट्रोड्यूस की थी वो आज से लगभग 3 साल पहले। हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, आयुर्वेद ने इजाद की थी कि करेला और नीम को अगर पैरों से मथा जाए, आपको खाना नहीं है, आप थोड़ी देर बाद शुगर चेक करोगे नॉर्मल आएगी। अच्छा, अगर आपकी शुगर बढ़ी भी आ रही है तो करेला नीम थेरेपी करो, क्योंकि बॉडी को अल्कलाइन कर दिया आपने और जीभ पे स्वाद भी आ जाता है। ऐसे ही मैंने एक नई थेरेपी अभी डेवलप करवाई है, डॉक्टरों ने हमारे करी है। करेला, नीम, पीपल और हल्दी, वो कैंसर के लिए की है। उसको हमने गोल्डन थेरेपी नाम दिया है। अच्छा, तो अब लोग कर रहे हैं। एक और मैं आपको टीवी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अगर किसी को माइग्रेन है, किसी को सिर दर्द बहुत होता है, डिप्रेशन है जी, एंजाइटी है, नींद नहीं आती, सिजोफ्रेनिया है, मैनिया है, या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, या आंखों की प्रॉब्लम है, या दिमाग भूल जाते हो चीजें रख के, एक उपाय कर लो मेरे कहने पे। एक बाल्टी में गर्म पानी भरो, 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर। एक बाल्टी में ठंडा पानी भरो, बर्फ वाला। एक पाँव गर्म पानी में डालो, एक पाँव ठंडे पानी में डाल लो। 5 मिनट बाद ठंडे पानी वाला पाँव गर्म में डाल लो, गर्म वाला ठंडे में डाल लो। ऐसा 30 मिनट करो, 5-7-10 दिन कर लो। बहुत हद तक उम्मीद है आपको ये जो मैंने बीमारियों के नाम लिए, ये सारियों में फर्क पड़ जाएगा। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।